Very good morning to all my dear students. My name is Shubhangi. Students, we have started our chapter number 8 of History, Human Environment Interactions, the tropical and subtropical regions, in which we have already completed the life in the Amazon basin, and we have started the topic the life in the Ganga and Brahmaputra basin. सो अमेज़न बेसिन में हमने पढ़ा था कि अमेज़न बेसिन है जो अमेज़न रिवर है, डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज हैं जो मतलब जो डिफरेंट अलग अलग छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है जो छोटे छोटे रिवर्स हैं वो अमेज़न रिवर में आके जब ज्वाइन करती हैं तो वो अमेज़न बेसिन बनाती हैं, मतलब वो वैली में सारी रिवर्स आके ज्वाइन हो जाती हैं अमेज़न रिवर में, तो वो अमेज़न बेसिन का नाम उसको दिया गया था। उसके बाद ये बताया गया था कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड रहता है और वो वहाँ पे जो है बारिश कभी भी पड़ जाती है। और हमने उसमें पढ़ा था कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ रहते हैं, वहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स है। टुकुन एक बहुत ही फेमस बर्ड है वहाँ की, जिसकी जो चोंच है वो बहुत ही बड़ी होती है, जो बाकी बर्ड से उसको डिफ्रेंशिएट करती है, जो उसको अलग दिखाती है, वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। टुकुन बर्ड का नाम है, आपकी बुक में इसकी पिक्चर भी मेंशन है। देन वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, मंकीज़ हैं, और जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ की जो ट्रीज़ है उनकी ब्रांचेस बहुत डेंस है, बहुत घनी है, मतलब वहाँ पे तो जो उनका ग्राउंड है वो हमेशा गीला रहता है और वहाँ पे मोस्टली अंधेरा रहता है, और वहाँ पे वही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जो जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत ना हो। वहाँ पे डिफरेंट हमको स्पीशीज़ देखने को मिलती है, डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमको पिराना फिश भी देखने को मिलती है। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे लोग रहते कैसे हैं, वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसे है। तो वहाँ पे कहा गया था कि जो मेन है वो हंट करके या फिशिंग करके अपना फूड मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और जो विमेन है वो क्रॉप्स ग्रो करती हैं वहाँ पे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो जो मैनियोक है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का स्टेपल फूड है और उसको कसावा भी कहा जाता है वहाँ पे। 1970 में जब ट्रांस अमेज़न हाईवे बना था तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को एक्सेस करना, मतलब उसको एक्सप्लोर करना और भी ज़्यादा इजी हो गया था। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही थी तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो जो उसके फॉरेस्ट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लग गया और डिस्ट्रक्शन बढ़ गई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट में ट्रीज़ बहुत कम हो गए और लैंड ही बची है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था, कल स्टार्ट किया था लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, और उसमें बताया गया था कि जो गंगा की ट्राइब्यूटरीज है, मतलब गंगा में जो छोटी छोटी नदियाँ आके ज्वाइन करती हैं, और जो ब्रह्मपुत्रा की छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज हैं वो मिलके गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन बनाते हैं, और इसका जो इस बेसिन का प्लेन्स है, मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली है उसके जो प्लेन्स हैं वो बहुत फेमस है, जो उसके माउंटेन्स हैं, फुट हिल्स हैं हिमालय की, सुंदरबन डेल्टा है, वो इसका मेन फीचर है इस बेसिन का। और उसके बाद यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा मॉनसून क्लाइमेट यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे मिड जून से मिड सितंबर तक बारिश का मतलब मौसम रहता है, मॉनसून का मौसम रहता है। और उसके उसमें ये बता रखा है कि जो इसकी टोपोग्राफी है वो डिफरेंट, मतलब जो इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है ना गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का, वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब उसमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है। जो यहाँ के माउंटेन है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी खड़ी चढ़ाई है तो वहाँ पे रहना इजी नहीं है, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है, मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में रहती है, जो मोस्टली हाउस होल्ड है या लोगों ने जो घर बनाया है वो प्लेन्स में बनाया है, और वहाँ का जो मेन क्रॉप है जो वहाँ पे वो ग्रो करते हैं वो पैडी है, मतलब जो चावल है वो वहाँ पे मोस्टली ग्रो किया जाता है, जो धान है। वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, चावल को बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि चावल ग्रो करने के लिए हमें बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि चावल होते ही पानी के अंदर है। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. जो wheat है, maize है, मतलब other than rice, यहाँ पे wheat, maize, sorghum, gram, millets ये crops भी
मतलब ग्रो की जाती है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। जो शुगर केन और जूट है वो भी यहाँ पे ग्रो की जाती है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। यहाँ पे बनाना प्लांटेशंस भी हैं जो कुछ एरियाओं में, मतलब जो बनाना प्लांटेशंस हैं वो भी देखने को मिलती हैं जो प्लेन का एरिया है। In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk is produced through cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म के कल्टीवेशन से, मतलब जो सिल्क वॉर्म होता है उससे हमको सिल्क मिलती है बिहार और असम के पार्ट में। इन द माउंटेन्स ऑफ हिल्स In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. और जो माउंटेन्स और हिल है जहाँ पे स्लोप थोड़ी जेंटल है, मतलब ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, मतलब वहाँ पे इजीली अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करी जाती है उन टेरेसेस पे। तो इसमें बताया गया है कि हमें वेस्ट बंगाल और असम में टी की जो है प्लांटेशंस देखने को मिलती है। बिहार और असम में हमें सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन के थ्रू हमें सिल्क देखने को मिलता है। और जो माउंटेन्स और हिल्स हैं वहाँ पे हमें टेरेस पे उनके हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लैंडफॉर्म। जो वेजिटेशन का है ना, मतलब जो प्लांट्स ग्रो करने का या क्रॉप्स ग्रो करने का एरिया है ना, वो उनके लैंड फॉर्म के, मतलब वो लैंड कैसी है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग डिफर करता है कि कैसी लैंड के ऊपर हम कैसा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल deciduous trees grow along with teak, sal and people। जो प्लेन्स है गंगा और ब्रह्मपुत्र के, वहाँ पे डेसिडियस ट्रीज ग्रो करे जाते हैं, मतलब जो झड़ने वाले ट्रीज हैं, मतलब जो इजीली झड़ते हैं, उनमें से टीक सैल एंड पीपल, मतलब उनमें टीक सैल एंड पीपल भी ग्रो किया जाता है। पीपल ये जो हमारे गरम मसाले होते हैं ना, ये वो होते हैं। थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो बैम्बू ग्रूव्स है, मतलब बैम्बू ग्रो करी जाती है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, ये बहुत कॉमन है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद मैनग्रोव फॉरेस्ट, मतलब जो उसका डेल्टा एरिया है वहाँ पे मोस्टली मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep। और जो उत्तराखंड सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है, वहाँ पे जो वहाँ पे जो थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, एक तो स्लोप भी स्टीप है और थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे पाइन, डिओडर और फीर, ये ट्रीज वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि इनको वैसा ही क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए। दिस इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। ये वेराइटी है इस वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ की जो अब वेराइटी हमें देखने को मिलेगी इस बेसिन में, वो कौन कौन सी है। एलिफेंट्स, डियर, टाइगर्स एंड monkeys आर कॉमन। मतलब इस बेसिन में एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड monkeys बहुत कॉमन है, देखने को हमें इजीली मिल जाते हैं। द वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है वो हमको ब्रह्मपुत्र प्लेन में देखने को मिलता है। इसकी फिगर 8.1 में फोटोग्राफ दे रखी, पिक्चर दे रखी है। In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligator are found। और जो वहाँ का डेल्टा एरिया है वहाँ पे हमको क्रोकोडाइल, बंगाल टाइगर, एलिगेटर्स देखने को मिलते हैं। 8.12 में क्रोकोडाइल की पिक्चर हमें दिखा रखी है। Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lake and the Bay of Bengal sea। The most popular varieties of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice, the staple diet of the people living in the area। इसमें बताया गया है कि जो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स है ना, वो फ्रेश रिवर वाटर्स के आसपास रहते हैं, मतलब वहाँ का जो पानी है वो बहुत साफ है। और जो लेक है वहाँ के और बे ऑफ बंगाल सी है, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो वहाँ पे रहते हैं। और जो वहाँ की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है फिशेस की, उनका नाम है रोहू, कैटला एंड हिल्सा। और जो
वहाँ का स्टेपल फूड है, मतलब जो वहाँ पे मेनली यूज़ होता है खाना, जो खाया जाता है मोस्टली। एक तो वहाँ पे चावल है, राइस एंड फिश, क्योंकि वो बहुत ही इजीली वहाँ पे अवेलेबल होती है। ये वहाँ का स्टेपल फूड है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का था मैनियॉक, जिसे कसावा भी बोला जाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का स्टेपल फूड है फिश एंड राइस। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि दोनों बेसिन का स्टेपल फूड कौन सा है। फिर आपको नीचे यहाँ पे लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये केस स्टडी दे रखी है आपकी। Binod is a fisherman living in the Matwali Mon village of Bihar. He is a happy man today. With the efforts of the fellow fishermen Ravinder, Kishore, Rajiv, and others, he cleaned the Mon or the Oxbow Lake to cultivate different varieties. The local weed Valineria hydrilla that grows in the lake is the food of the fish. तो यहाँ पे बताया गया है कि विनोद एक फिशरमैन है जो मटवाली मॉन विलेज ऑफ, मतलब बिहार के एक विलेज में रहता है। मॉन विलेज का नाम है। और आज के टाइम में वो बहुत ही हैप्पी पर्सन है। मतलब उसके जो एफर्ट्स हैं उसके, और जो उसके कंपेनियंस हैं, मतलब जो उसके साथी फिशरमैन हैं, उनकी एफर्ट्स की वजह से, और उनके साथी फिशरमैन का नाम है रविंदर, किशोर, राजीव, और जो बाकी और फिशरमैन हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से वो जो वहाँ का लेक है ना, जो मॉन विलेज का लेक है, वो उसको क्लीन कर पाए हैं, ताकि जो डिफरेंट फिशेज है ना, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिशेज है, वो वहाँ पे आके अपना, मतलब वो वहाँ पे कल्टीवेट कर सके, मतलब वो उसके अंदर पैदा हो सके उस लेक के अंदर। और जो लोकल वीड है वहाँ की, वैलेरीना और हाइड्रिला, वो उन फिशेस का फूड है। मतलब वो जो लेक में उनको ये वीड्स मिलती हैं, ये उन फिशेस का फूड है। द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल, और जो लैंड है उस लेक के आसपास वो फर्टाइल है। वहाँ पे हम इजीली क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ही सोज क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्सेस इन द फील्ड। जो विनोद है उसने वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करे हैं, मतलब पैडी ग्रो करी है, चावल, मेज, पल्सेस, दालें ग्रो करी है वहाँ पे इन द उस फील्ड पे। द बफेलो इज यूज टू प्लो द लैंड, द कम्युनिटी इज सेटिस्फाइड। और जो वहाँ पे जो उनकी कैटल्स है, मतलब जो बफलोज हैं, वो वहाँ पे आके जो लैंड है उनमें जो एक्स्ट्रा जैसे ग्रास होती है उनको चरती हैं वहाँ पे। उस लैंड में जो भी ग्रास एक्स्ट्रा होती होंगी, तो जो बफलो है, वो जो ग्रीनरी है, वो वहाँ पे आके चरती हैं वो लैंड में। द कम्युनिटी सेटिस्फाइड, जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो सेटिस्फाइड है अपने काम से, और जो भी वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उन सब चीज़ों से वो सेटिस्फाइड है। देयर इज इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, वहाँ पे मतलब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में उनको फिश प्रोवाइड होती है रिवर से, मतलब उनको इजीली फिश अवेलेबल होती है रिवर से। इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट, मतलब उनको प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे फिश उनको अवेलेबल होती है कि वो उसको खा भी सके, और उस लेक में से मछलियाँ पकड़ के उसको सेल भी कर सके, ताकि उनकी इनकम आ सके। They have even begun supply to the neighboring town. The community is living in harmony with nature. और जो भी फिशेज हैं उन्होंने वो अपने नेबरिंग टाउन में भी उनकी सप्लाई करते हैं, और जो उनकी कम्युनिटी है वो नेचर के साथ हार्मनी में रहती है, एक बैलेंस बना के रहती है। As long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters, the fish cultivation will not face any threat. अगर वो उस लेक को गंदा ना करे, जब तक वो जो टाउन का जो भी पॉल्यूटेंट्स है, अगर वो उनके लेक में वो नहीं आता, और वो साफ रहता है वहाँ का लेक का पानी, और फिश वहाँ पे इजीली कल्टीवेट कर रही है वहाँ पे, मतलब उनकी स्पीशीज इजीली ग्रो कर रही हैं फिशेस की, तो उनको कोई थ्रेट नहीं है ग्रो करने में। तो ये इस केस स्टडी में बताया गया था कि कैसे यहाँ पे ये जो गांव था, यहाँ पे इन्होंने कैसे अपने लेक को क्लियर किया, और यहाँ पे कल्टीवेशन, फिशेस के कल्टीवेशन के लिए उन्होंने इसको साफ सुथरा रखा, और उसकी हेल्प से उनको कितने फ़ायदा हुआ। उनको प्रॉपर अमाउंट पे फिशेस भी मिलती थी, और उसको वो सेल भी कर सकते थे, खाने के लिए भी मिलती थी और सेलिंग के लिए भी उनको मिल जाती थी, मतलब उनका खाना भी हो जाता था और इनकम का सोर्स भी बन जाता था। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर फ्रॉम दिस।
The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है ना, वहाँ पे काफी बिग टाउन्स भी, काफी बिग टाउन्स और सिटीज भी हैं, मतलब बड़े बड़े शहर भी हैं वहाँ पे. द सिटीज ऑफ अलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, all which the population of more than 10 lakhs are located along the river Ganga. फिगर 8.13 में आपको दिखा रखा है कि वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा की नदी किनारे, गंगा की नदी किनारे वाराणसी शहर दिखाया गया है. और जो भी मतलब सिटीज हैं, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ये सब गंगा ब्रह्मपुत्र के नदी किनारे ये सब शहर लोकेटेड है, मतलब ये सिटीज वहाँ सब बनी हुई है. और वहाँ पे मोर देन 10 लाख की पॉपुलेशन है लोकेटेड अलोंग द रिवर गंगा, मतलब 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन है गंगा नदी के किनारे, जो भी ये शहर, ये सिटीज है ना, टाउन्स हैं, इनमें. The wastewater from these towns and industries are discharged into the rivers. These this leads to the population of the rivers. जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट वाटर है टाउन्स का, शहर का, जो भी गंदा पानी है, इंडस्ट्रीज का जो भी वेस्ट डिस्चार्ज है, वो पानी नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे रिवर्स हैं वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं. All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another. यहाँ पे चारों तरह के ट्रांसपोर्ट लेवल, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल हैं, वेल डेवलप्ड हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में. और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है. द waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. और जो waterways है वो effective means है, क्योंकि वो जो नदी किनारे वहाँ पे effective means है लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली. जो कोलकाता है वो एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है वहाँ पे रिवर हुगली का. द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट. और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में एयरपोर्ट्स भी है, मतलब काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स भी हैं वहाँ पे. तो यहाँ पे हमको रोडवेज भी देखने को मिलती हैं, रेलवेज भी हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे वाटरवेज भी हैं जो भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और एयरपोर्ट्स भी हैं. टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन. टूरिज्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इस बेसिन का, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का. ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा. जो ताजमहल है वो बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है आगरा में. इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना. जो इलाहाबाद है वो गंगा नदी और यमुना नदी के पास है. बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा. Assam with Kaziranga and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit. इसमें सारी important places बताई गई है कि जो भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से लगते हुए जितने भी शहर हैं उनमें क्या क्या फेमस जगहें हैं घूमने की. जैसे ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे आगरा में है, बहुत ही फेमस है हमारा. इलाहाबाद है हमारा वो रिवर गंगा और यमुना के पास में है. जो बुद्धिस्ट स्तूपा उत्तर प्रदेश में है और बिहार में है. लखनऊ में हमारा इमामबाड़ा है. असम में हमारा काजीरंगा है. एंड मनास विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे. अरुणाचल प्रदेश के डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर हमको वहाँ देखने को मिलती है. वहाँ पे डिफरेंट हमें ट्राइबल कल्चर देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में. तो ये सब जो जगहें हैं वो विजिट, मतलब एक बार घूमना ही ज़रूर चाहिए सबको, वर्थ विजिट है. मतलब यहाँ पे घूम के एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए और अपने कल्चर को जानना चाहिए, समझना चाहिए. फिगर 8.14 में आपको पिक्चर शो रखी है एक टाइगर की इन मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में.
So students, this is all about our chapter Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Regions. बहुत ही सिंपल चैप्टर था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था चैप्टर में, सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे एनवायरनमेंट से, कैसे नेचर से बैलेंस बना के रखते हैं, कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस में, डिफरेंट वेदर्स में वो अपने आप को उस वेदर के अकॉर्डिंग ढालते हैं, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और जो नेचर उनको प्रोवाइड करता है, लैंड और जो फूड सप्लाई जो नेचर उनको प्रोवाइड करता है, उनको यूज़ करके वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं और रोटी कपड़ा मकान की जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है कैसे उसको पूरा करते हैं, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें बताया गया कि जो भी अचीव करने का था, जो भी एफर्ट्स थे ये अचीव करने के लिए, यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था 2 अक्टूबर 2014 में, ताकि हमारे जो भी देश है उसमें साफ सफाई रहे। और गंगा रिवर को साफ रखने के लिए उन्होंने एक और इनिशिएट किया था प्रोग्राम जिसका नाम था नमामि गंगा। तो ये सब लिए गए थे ताकि हमारे लेक्स हैं उनको हम क्लीन रख सके, हम उनको पोल्यूट ना करें जो भी हमारे लेक्स हैं, और उनकी जो ब्यूटी है वो बनी रहे। क्योंकि अगर हम उनमें अपना जो भी वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज का, टाउन्स का, वो गंदगी फैलाएंगे तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है। अगर हम हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, पेड़ काट देंगे, तो वहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं रहेगी, वहाँ पे हम प्रॉपर अमाउंट में लैंड में हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो धीरे धीरे क्या होएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है ताकि हम वो अपने रिवर्स को और जो अपने फॉरेस्ट है उनको सेव कर सके और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एफर्ट्स करें, इनिशिएटिव लें कि हम उनको बिल्कुल भी पॉल्यूट ना करें। So students, that's all about this chapter. So if you are having any query regarding this chapter, you can ask me in the comment section. So thank you students and have a nice day.